चलिए, सबसे पहला जो आज के न्यूज में रहा वो आपके साइक्लोन को रहा। जो आप पिछले 3-4 दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो साइक्लोन जिस इंटेंसिटी के साथ जिसको इसको जो स्ट्राइक करना था गुजरात के पोर्ट में या गुजरात के कोस्टल एरियाज में, उस इंटेंसिटी के साथ ना करके काफी कम इंटेंसिटी के साथ इसने क्या किया, स्ट्राइक किया। ठीक है। ये जो आपका साइक्लोन था इसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे साइक्लोन जो है वो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। और वो साइक्लोन जो कैंसर से ऊपर आते हैं या आपके कैप्रिकॉर्न से ऊपर आते हैं उनको हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ठीक है। हमारे इंडिया में या इंडियन ओशन में ज्यादातर आपके क्या होते हैं, ज्यादातर क्या मतलब आपके अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन ही आते हैं, ना कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। और इन ट्रॉपिकल साइक्लोन की मुसीबत ये है जो हमारे बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में आते हैं कि इनकी जो विंड की वेलोसिटी होती है वो हमेशा आप ये मान के चलना एवरेज 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर ही होती है। जैसे इसी की बोल रहे थे कि लगभग 150 किलोमीटर पर आवर क्या है इसकी विंड की वेलोसिटी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ एक अच्छी बात ये होती है कि जैसे जैसे वो आपके लैंड के नियर आता है और जैसे ही वो लैंड पे पहुंचता है उसका जो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बिल्कुल जीरो पहुंच जाती है। लेकिन पहुंचने से पहले वो काफी क्या कर चुका होता है, तबाही मचा चुका होता है कोस्टल एरियाज में, जैसे कि बारिश का आना, सी लेवल का बढ़ना, वो सारी चीजें होती हैं। अब अगर हम बात करें इस न्यूज से हमें क्या क्या चीजें समझ में आ रही है, क्या क्या चीजें हमें मिल रही है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट बॉक्स में कर रखा है। जैसे कि आप पहला देख रहे होगे कि लैंडफॉल नियर जखाऊ पोर्ट। ठीक है, तो ये पोर्ट का नाम यहाँ पे दे रखा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ये मैंने तैयार कर रखा था आप लोगों के लिए कि द पोर्ट ऑफ जखाऊ इज अ फेयर वेदर पोर्ट ऑन गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है। एंड ये जो आपका पोर्ट है ये गोडिया क्रीक है, आपका इसी जो सर क्रीक है इसी के इधर की तरफ खोरी क्रीक के पास एक गोडिया क्रीक पड़ता है, वहां पे आपका पड़ता है। अब देखो, जो एग्जामिनर होगा या तो पूछ लेगा खोरी क्रीक के बारे में कि ये कहाँ पर, इसका लोकेशन बताओ। सर क्रीक तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये हमारे और पाकिस्तान के बीच में है। और जो ये वर्ड है गोडिया क्रीक, ये थोड़ा सा खोरी क्रीक के आपके क्या हो गया, आगे हो गया। ठीक है। तो इस न्यूज से एक चीज तो हमें ये मिल रही है। दूसरा, इसी न्यूज से हमें आईएमडी के बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो इंडियन या इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके मेन तौर पे फंक्शन क्या क्या दे रखे हैं। ठीक है। तो अगर आप देखो तो फॉर्म्ड इन 1875, यानी कि ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया था, इज द नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ कंट्री एंड इट इज द चीफ गवर्नमेंट एजेंसी डीलिंग इन एवरीथिंग रिलेटेड टू द मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी एंड एसोसिएटेड सब्जेक्ट। तो अगर हम देखें तो एक आपका मेंस के लिए, सॉरी प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भाई इसका फॉर्मेशन का ईयर बता दो कौन सा है। ठीक है। दूसरा, इसके जो और फंक्शंस आपके दे रखे हैं वो यहाँ पर नीचे मैंने लिखे हुए हैं। इसको आप लोग इसको मैं क्या कहते हैं, क्लास के बाद ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें से जॉट डाउन कर लेना कि क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में किस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है बना के कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और रॉन्ग अबाउट द आईएमडी। तो ये सारे के सारे फंक्शन आप लोगों को पढ़ने। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर इसी न्यूज में देखें हम लोग तो सौराष्ट्र के बारे में भी बात हो रही है। ठीक है। तो जो सौराष्ट्र का एरिया होता है, अगर हम लोग यहाँ पे मैप के थ्रू देखें तो ये वाला जो आपका एरिया है ये थोड़ा सा सौराष्ट्र का एरिया कहा जाता है। तो इसका भी एक आपका हिस्टोरिकल जो है बड़ा अच्छा इसका क्या है, आप कह सकते हो कि कंटेंट है इसके बारे में। तो एक ये असाइनमेंट लिख लो, सौराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा आपको सर्च करना है, ये असाइनमेंट के तौर पे लिख लो। रन ऑफ कच्छ के बारे में थोड़ा सा सर्च करना और सौराष्ट्र कोस्ट के बारे में थोड़ा सा सर्च करना। ठीक है। रन ऑफ कच्छ हो गया और सौराष्ट्र कोस्ट हो गया। ठीक है। तो एक तो ये रहा आपका न्यूज। सेकेंड, अगर हम लोग न्यूज देखें तो आपका न्यूज ये रहा कि जो आपका दारुल उलूम है इधर हमारा सहारनपुर के आसपास पड़ता है, तो देवबंद, आप लोगों ने तीनों ने नाम सुना होगा देवबंद। जब भी आप कभी दिल्ली जाते हो तो रास्ते में देवबंद पड़ता है, या जो भी अगले महीने से आपकी क्या शुरू होने वाली है, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। उसमें आपका काफी जो बसेस का ट्रैक होता है वो देवबंद होके जाता है। ठीक है। तो देवबंद में जो आपका दारुल उलूम है उसने एक सर्कुलर जारी किया अपने स्टूडेंट्स के लिए
कि जो भी वहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन ले रहे हैं, या आप कह सकते हो कि जो रिलीजियस एजुकेशन है जो ले रहे हैं अपने यहाँ, उन्होंने ये दारुल उलूम के जो प्रिंसिपल, सो कॉल्ड जो प्रिंसिपल होते हैं, जैसे स्कूलों में या कॉलेज में होते हैं, कि जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश जो है या कोई और भी जो लैंग्वेज है वो नहीं सीखेंगे। मतलब कॉलेज के अंदर तो उनको पढ़ाएंगे नहीं, वो तो 100% श्योर है कि वहां पे सिर्फ उर्दू पढ़ाते हैं उनको। लेकिन बाहर भी जाके बच्चे पहले इंग्लिश सीखते थे या पढ़ते थे, इस पे भी क्या लगा दिया इन्होंने, टोटली बैन लगा दिया दारुल उलूम ने। ठीक है, तो देखो अब यहां से आपके जो हमारा मॉडर्न इंडिया है या मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारा, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। पहला बन जाता है कि ये जो देवबंद है या दियोबंद है और जो दारुल उलूम है, इसका हिस्टोरिकल वो बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ, कैसे ओरिजिन हुआ था। तो ये असाइनमेंट तीनों लिख लो आप लोग कि हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ, इसको लिख लीजिए, हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ दारुल उलूम। ठीक है, हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ दारुल उलूम एंड दियोबंद। एक थोड़ा इसको देख लो, हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ दारुल दारुल उलूम एंड दियोबंद। ठीक है, एंड दियोबंद। ठीक। हाँ सोनाली, आप कुछ बोल रहे थे क्या? नो सर। अच्छा, नहीं वो आपका मैंने देखा ना, मैसेज आया था, तो मेरा कुछ कुछ कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे थे क्या, या गलती से आ गया था वो ग्रुप में? अच्छा, तो सर वो एक, गलती से चला गया था। अच्छा कोई बात नहीं। तो एक तो ये असाइनमेंट लिख लिया, दारुल उलूम हो गया और देवबंद हो गया। ठीक है, दूसरा, आपको सेकंड बॉक्स में दिख रहा होगा एनसीपीसीआर, दिख रहा है सबको लिखा हुआ? एनसीपीसीआर, इसका फुल फॉर्म पढ़ने में आ रहा है शिरवी? यस सर। ठीक, क्या लिखा हुआ है? नेशनल कमीशन फॉर नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। चाइल्ड। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां से दो चीजें बन गई हैं। पहला, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ठीक है, पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो पहले मैं क्लियर कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर डिस्क्रिप्शन हमारे किसी आर्टिकल में दे रखा है, जैसे कि हमारे यहाँ एससी कमीशन दे रखा है, एसटी कमीशन दे रखा है और ओबीसी कमीशन दे रखा है, मैंने बताया था पहले। और उसके बाद हमारे यहाँ क्या दे रखा है, इलेक्शन कमीशन दे रखा है। ठीक है, तो इनका डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा हुआ है, लेकिन इसका एनसीपीसीआर का कोई डिस्क्रिप्शन किसी आर्टिकल में नहीं है। तो भाई एनसीपीसीआर क्या है? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी कोई, ऐसा नहीं कि इसकी पावर्स नहीं है, ये सम्मन जारी कर सकता है, स्यूमोटो एक्शंस ले सकता है, जो कि इसने इस न्यूज में लिया है कि इसने जो है एनसीपीसीआर ने खुद ही स्यूमोटो एक एक्शन लिया है। और यूपी गवर्नमेंट और सहारनपुर के जो डीएम है, उनसे सो कॉल्ड नोटिस जारी किया है कि ये जो दारुल उलूम है, ये ऐसा बैन किस बेसिस पे लगा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको ये समझना है एक और चीज, जो एक और चीज यहाँ से निकल के आ रही है, शायद शिरवी को याद हो, या आप में से अगर तीनों को पता हो, कि ये जो दारुल उलूम है, एक आपका क्या है, एक स्कूल है, फिलोसफी का स्कूल है, मतलब इस्लामिक एजुकेशन का एक स्कूल और कॉलेज है। ये हमारे किस आर्टिकल के अंडर में स्टैब्लिश किया गया है? एक आर्टिकल हमारे यहाँ दे रखा है जिसमें ये कहा गया है कि द माइनॉरिटी कैन स्टैब्लिश द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो शिल्पी को याद होगा क्योंकि इसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, अभी अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया मैंने। तो शिल्पी, क्या उसका आंसर होगा? कौन सा आर्टिकल है? हाँ शिल्पी, कुछ याद आ रहा है? नो सर। अरे ऐसा मत बोलो भाई, ये मैं बता चुका था। संदीप, आपको कुछ अंदाजा है? कभी अगर पढ़ा हो सेल्फ स्टडी में, कुछ अंदाजा नहीं है इसके बारे में? नो सर, मुझे पॉलिटी में थोड़ा नहीं पता है सर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक। देखो हमारे यहाँ है आर्टिकल 30। ठीक है, सर मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स नहीं हुए थे, कुछ कुछ ही अरे हुए थे। शुरू में आर्टिकल 1 to 50 तो हुए थे। नहीं, 1 to 50 नहीं हुए थे। अच्छा, 1 to 50 नहीं हुए उससे थे, चलो कोई बात यस नहीं। सर, तो दैट्स गुड। सॉरी, तो कोई बात नहीं, 1 to 50 में नहीं हुए थे। तो ये आप लोग लिख लो, अगर आप ये साथ साथ में लिख रहे हो तो। आर्टिकल जो 30 है आपका, वो माइनॉरिटीज को
ये परमिशन देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है वो स्टैब्लिश कर सके, और जो भी सो कॉल्ड अपनी जो वो रिलीजियस एजुकेशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो ये रिलीजियस एजुकेशन देते हैं उसमें एंटी नेशन एक्टिविटी सिखानी शुरू कर दें, या ऐसी बातें करें जो भारत को तोड़ने वाली हो, हमारी इंटीग्रिटी को या यूनिटी को तोड़ने वाली हो, वो हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। याद रहेगा तीनों को कि आर्टिकल 30 में द माइनॉरिटीज कैन स्टैब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है यहाँ तक सोनाली, श्रीवी, संदीप? ठीक है। और Yes. दूसरा, इनको आर्टिकल 30 में जब ये लोग ये स्कूल्स और कॉलेजेस स्टैब्लिश करते हैं, सो दे गेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ व्हाट फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अच्छा खासा इनको फंड मिलता है। इसीलिए हम लोग जो है इसमें इंटरफेयर करते हुए इनसे पूछ रहे हैं कि यू आर गेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड फ्रॉम अस, मींस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो कहा गया है कि भाई जो जनरल साइंस है वो आपको अपने यहाँ पढ़ानी पड़ेगी, जो इंग्लिश है वो आपको अपने यहाँ पढ़ानी पड़ेगी, जो मैथमेटिक्स है वो आपको अपने यहाँ पढ़ानी पड़ेगी, खाली रिलीजियस एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके अगले साल के 2024 के प्रीलिम्स के पेपर में या तो दारुल उलूम के बारे में पूछा जा सकता है, या देवबंद के बारे में पूछा जा सकता है, या एनसीपीसीआर के बारे में पूछा जा सकता है। इसलिए इसको लिख लो अपने असाइनमेंट में, और प्लीज असाइनमेंट का इंडेक्स तैयार करके रखना हमेशा। ठीक है। धीरे धीरे इंडेक्स को बढ़ाते जाओ, क्योंकि ये सारे इंडेक्स जो है आपको एंड टाइम पे समझ में आएंगे कि ये टॉपिक हमारा हो गया, ये कवर अप हमारा हो गया, तो आपको बहुत आसानी रहेगी उसको पढ़ने की। मेरे ख्याल से सोनाली ने तो मुझे भेज दिया था इंडेक्स सारे के सारे, बाकी अभी तक किसी ने मुझे इंडेक्स नहीं भेजे। और सोनाली ने भी शायद उसके भेजे थे ना, जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेजी सोनाली करंट अफेयर्स की, अभी तक वो नहीं भेजे ना आपने मुझे असाइनमेंट्स के इंडेक्स, ये बनाए नहीं आपने अभी तक? सर दोनों एक साथ चल रहा है। अच्छा, एक साथ चल रहा है, चलो कोई बात हाँ। नहीं, एक कोशिश करना बना के मुझे एक बार भेज दो तो थोड़ा सा मुझे, है ना, या अपने पास भी रखो कोई। आप लोग देखो, आप लोग स्कूल के स्टूडेंट तो हो नहीं या कॉलेज के स्टूडेंट तो हो नहीं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर ओन एक्शन। ठीक है, तो मैं बार बार बोलूंगा नहीं आप लोगों को। क्या है ये मैंने एक थोड़ा सा एनसीपीसीआर के बारे में बना रखा है, इसको एक बार देख लेना। मैं जब सेंड करूंगा फाइल को, पीडीएफ को, तो पढ़ लेना एक बार। इसके सारे फंक्शन सब इसमें दे रखे हैं। अच्छा, अगला आपका है जो आप देख रहे हैं बिम्स्टिक। बिम्स्टिक जैसे कि आपको दिख रहा है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, सबमिट एट एंड ऑफ दिस ईयर, विल अडॉप्ट बैंकॉक विजन 2020। ठीक है। तो यहां से आपके दो कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं, एक तो बिम्स्टिक लिख लो, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे, बट अभी लिख लो बिम्स्टिक, एंड यहाँ पे किस चीज को अडॉप्ट किया गया है? बैंकॉक विजन को, बैंकॉक विजन 2030। तो ये बैंकॉक विजन 2030 क्या चीज है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग फर्दर आगे कंप्लीट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपका है ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा चिंता की बात है कि मणिपुर में जो कुछ आपके क्या है लोकल जो ग्रुप्स हैं, यानी कि सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक ग्रुप, मैं बोल रहा हूँ, कोई आतंकवादी ग्रुप नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वो सिविल सोसाइटी, ये वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना होगा, सिविल सोसाइटी। ठीक है, कुछ सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत रिटायर्ड लोग होते हैं, उन्होंने एक मेमोरेंडम जो है वो कहाँ भेजा है? यूनाइटेड नेशंस में भेजा है। अब ये सीधा सीधा क्या हो गया, एक वर्ड मैंने आप लोगों को पहले भी पूछा था, जब वो वर्ड हमारे प्रियम्बल में है कि हम हमारे जो इंटरनल मैटर्स है या जो एक्सटर्नल मैटर्स है उसमें कोई भी कंट्री या कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो दखल नहीं देंगे। वो कौन सा वर्ड था? अगर याद हो तो मैंने बोला था वो वर्ड आप लोगों को पहले भी। हाँ, सॉवरेन। ठीक है, संदीप याद है ये वर्ड सॉवरेन? हमने डिस्कस किया था कि कोई बाहर की कंट्री या कोई इंस्टीट्यूशन जो है हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर पे दखल नहीं देगा। यहाँ वही बात हो रही है कि ये जो सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं यूनाइटेड नेशंस में, अगर ये लेटर लिख रहे हैं कि इनका ये कहना है कि जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो पार्शियलिटी कर रही है, और मेन एलिगेशन जो मणिपुर पुलिस है और जो इंडियन आर्मी है उस पर लग रहा है। अब कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है, लेकिन अगर हम ऐसे हर मामले को, अपने इंटरनल मामले को बाहर ले आके डिस्कस करते रहे तो दैट इज वेरी, मतलब कह सकते हो कि डेमोक्रेसी के हिसाब से हमारे लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ से सर एक डाउट था सर। हाँ सर ये जो जितना भी इंसिडेंट हो रहा है मतलब मणिपुर में, इसमें चाइना का हाथ है क्या सर? हाँ, इनडायरेक्टली है। वो मैं भी पढ़ रहा था कई आर्टिकल्स में, ये कह रहे हैं कि जो म्यांमार के पास जो कैंप्स लगे हुए हैं और उस कैंप से इनको प्रोवोक किया जा रहा है, आपके खासतौर पे जो चिंग, कुकी और मिजो लोग हैं, उनको फाइनेंशियल जो फंडिंग मिल रही है और जो गाइडेंस मिल रही है वो चाइना से कहीं ना कहीं मिल रही है। चाइना तो हमेशा चाहता है कि हमारे अनस्टेबिलिटी रहे, वो ऐसा एलिगेशन है, बट अभी हम कहीं प्रूफ नहीं कर सकते ना। और अगर हम मान लो हमारे पास एविडेंस है भी तो जाएंगे कहाँ? अगर आप यूएनओ के अंदर जाते हैं तो वो कोई मैंडेटरी बॉडी नहीं है, उसकी कोई बात ही नहीं सुनता है। और अगर आप कहाँ जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो आपके हेग में है, इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं, तो वहां का भी जजमेंट कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हाथ तो हो सकता है, मैं तो खुद मानता हूं कि हाथ है, लेकिन इन बॉडीज में जाकर कोई फायदा नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिना उसके हो ही नहीं सकता ये सब चीजें। अच्छा, अगला, अगर आपको सबको स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि 80 कास्ट टू बी एडेड टू द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। ठीक है, अब देखो पहले यहां से दो चीजें समझ लो। ये सबको आपकी स्क्रीन दोनों को, तीनों को दिख रहा है ना? कुछ यस छुप तो सर। नहीं रहा? ठीक, देखो हमारे यहाँ क्या होती है कि जो ओबीसी है वो दो अलग अलग जगहों पर होते हैं, इनकी लिस्ट तैयार होती है। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनकी अपनी एक अलग ओबीसी लिस्ट है, और जो हर एक स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अपने आप पर्टिकुलर अपनी कास्टों को ओबीसी में रखा हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने देहरादून में चक्राता का नाम सुना होगा, ये विकासनगर से ऊपर का जो जगह है, वहां पे जितने लोग रहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वो सब किसके अंदर में आते हैं? ओबीसी में आते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं। ठीक है, तो उनको उसके अंडर में क्या मिलता है? रिजर्वेशन मिलता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में, क्योंकि वो जो एरिया माना गया है इधर का, विकासनगर का, वो बहुत ही बैकवर्ड माना गया है और है भी बैकवर्ड, तो उसका फायदा उनको मिलता है। लेकिन वही ब्राह्मण और राजपूतों को जो ओबीसी का रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में है, लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ तीन प्रोविजंस कर रखे हैं कि सेंट्रल की लिस्ट में जो ओबीसी है वो अपना एक अलग उनको फायदा मिलता है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। स्टेट लिस्ट में जो ओबीसी है उनको अपना फायदा जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होता है उनमें आपको मिलता है। और कुछ आपके ऐसे कास्ट हैं जिनका जिनको स्टेट ओबीसी में भी उनका नाम रखा गया है, और जो सेंटर की ओबीसी लिस्ट है उसमें भी रखा गया है। यानी कि मान लो कोई एक एक्स है, उसको स्टेट पीसीएस में भी रिजर्वेशन मिलता है और यूपीएससी में भी क्या मिलता है? आपका रिजर्वेशन। ठीक, तो ये जैसे आप देख रहे हैं एनसीबीसी, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये भी एक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जैसे आप नाम देख रहे हैं, इनका नाम जो इसके एनसीबीसी के चेयरमैन है, हंसराज गंगाराम अहीर, इन्होंने बोला है कि हम 80 नई कास्टों को ओबीसी की लिस्ट में क्या कर रहे हैं? शामिल कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरे बॉक्स में अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ये वाला बॉक्स मैंने, सॉरी ये वाला जो सेकंड बॉक्स है, ये सारी की सारी जो कास्टें होंगी सच एज महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा को बिलोंग करेंगे। और तीसरा अगर आप बॉक्स देखो, जो थर्ड बॉक्स है, द कैबिनेट देन नीड्स टू अप्रूव द एडिशन, ये तरीका बताया गया किस तरीके से किसी भी कास्ट को ओबीसी में रखा जाता है। तो उसके लिए रूल ये कहा गया है कि पहले कैबिनेट इसका वो करेगी, डिमार्केशन करेगी, कमेटी से रिकमेंडेशन लेगी, और उसके बाद बिल को पास करवाएगी, और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो नोटिस जारी करेगा, यानी कि ऑफिशियल गजट में पब्लिश होगा, तब जाके वो कास्ट जो होगी वो ओबीसी में रखी जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री पीएम ने सिंपल बोल दिया कि पर्टिकुलर कास्ट जो है वो ओबीसी कास्ट मानी गई है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर आप अभी के अकॉर्डिंग देखो, ये जो चौथा बॉक्स मैंने बना रखा है कि 2650 डिफरेंट कम्युनिटीज लिस्टेड इन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटी। तो ये एक डेटा आपको एमसीक्यू के लिए यहां से मिल जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, कि टोटल इस समय कितनी कास्टें ओबीसी में है, तो 2650 आपकी कास्टें हैं। और इन कास्टों को ओबीसी में रखने की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, वो हर बार ये जो आपका कमीशन होता है, एनसीडीसी कमीशन, वो सरकार को देता है, फिर सरकार बिल पास करवाती है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं, ऑफिशियली गजट पब्लिश होता है, तब वो आ जाती है आपकी उसमें। ठीक है, दूसरा, यहां से आपको एक लास्ट बॉक्स दिख रहा होगा, मंडल कमीशन, पढ़ने में आ रहा है सबको? ये जरा आप लोग इसका असाइनमेंट तैयार करेंगे, मंडल कमीशन, और ये भी आपको दिख रहा होगा 1979, लिख लिया तीनों ने? मंडल कमीशन 1979। ठीक है, क्योंकि 1979
में ये मंडल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, और उस समय तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन। लगभग 1990 1990 के आसपास आपकी मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी कि भाई गवर्नमेंट जॉब में जो बैकवर्ड कास्ट है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तब जाके ये इम्प्लीमेंट हुई। और उस समय कई जो है जो कह सकते हो कि जो लोग थे उन्होंने सुसाइड किया था इसके अगेंस्ट, क्योंकि 1990 से पहले जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जो रिजर्वेशन हुआ करता था वो एससी और एसटी को ही मिला करता था। बाकी की जो बची हुई सीटें होती थी फिर वो सारी जो जनरल कैंडिडेट है उनको मिलता था। आज की तारीख में आपका जो रिजर्वेशन है वो एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, और उसके बाद अगर आप स्टेट लेवल में चले जाओ तो क्या कहते हैं उत्तराखंड जो फाइटिंग के लिए थे उसमें रिजर्वेशन मिलता है, फिर फिजिकली हैंडीकैप होता है, फिर एक्स आर्मी मैन होता है, इस तरीके से। ठीक है सोनाली, संदीप, फिर भी समझ में आ रहा है? जैसे Yes. अगर मैं अपने उत्तराखंड की हमारे बात करें, कल हमारे यहाँ पीसीएस का एक रिजल्ट आया, प्रीलिम्स का, असिस्टेंट उसका था, उसमें सबसे आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सबसे जो कम मेरिट गई है वो एक्स आर्मी की गई है। यानी कि अगर आपने आर्मी में सर्व किया है, जो भी ऑफिसर्स करते हैं या सिपाही करते हैं, उनकी गई है 7। यानी कि आउट ऑफ 100 अगर उनके 7 जिस एक्स आर्मी मैन के 7 क्वेश्चन भी सही थे उसको प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, 7 क्वेश्चन होते ही क्या है। चलो क्या, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला ये थोड़ा सा मैंने एक देखा था, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओपन मार्केट सेल ऑफ फूड ग्रेन स्टॉप टू कंटेन इन्फ्लेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीका है कि भाई महंगाई को किस तरीके से रोका जाए। तो उसको रोकने के लिए उसने क्या किया कि जो ओपन मार्केट में फूड ग्रेन बिक रहा था उसको उन्होंने थोड़ा सा बंद करवाया है, थोड़ा सा रोका है कि स्कैसिटी ऑफ फूड ना हो। ठीक है, और इस तरीके से भी गवर्नमेंट क्या करती है, आपके प्राइसेस को कंट्रोल करती है। आपने एक नाम सुना होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई नाम सुना है तीनों ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो एफसीआई होता है ये क्या करता है, फार्मर से जो आपका क्या होता है क्रॉप्स या फूड ग्रेन्स होती हैं वो परचेज करता है, और फिर उसके बाद एफसीआई जो है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, आपका देखा होगा ना वो क्या कहते हैं जो उसकी दुकानें होती हैं, पीडीएस। पीडीएस क्या हुआ, पीडीएस शॉप देखिए आपने, क्या बोलते हैं पीडीएस शॉप को, पब्लिक सब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सिस्टम। ये जो आपकी हम बोलते हैं ना वो लिखा होता है सरकारी गल्ले की दुकान, जिसमें आपका 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, और ये सब जिनका बीपीएल और एपीएल कार्ड बना होता है। तो एफसीआई फिर इन जगहों पर ये सामान भिजवाता है, और फिर इस तरीके से काफी हद तक जो है जो इन्फ्लेशन है वो आपका रोका जाता है। ठीक है, और ओपन मार्केट की मैं बात करूं तो जो हमारे ये होते हैं ना जितनी भी आपके आटा मेकिंग कंपनीज हैं, जैसे कि जो भी है, जैसे पतंजलि का हो गया आटा या शक्ति भोग का आटा हो गया, ये सब लोग क्या करते हैं ओपन मार्केट से या एफसीआई से गेहूं को खरीदते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, गेहूं का आटा बनाया, पैक किया और आपको बेचा। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो आपका सरकार है वो जो एसेंशियल चीजों के प्राइसेस होती है वो कंट्रोल करती है। ठीक, चलो यहां तक हमारा ये हो गया। अब हम लोग बायो शुरू करते हैं। एक मिनट, लास्ट मैंने कल क्या करा दिया था, क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ फंजाई कॉल्ड, एक मिनट,